Hello friends, welcome to the e-learning platform of the Achievers Choice। आज का जो वीडियो है वो हम फ्लेमिंगो, हमारी जो बुक है क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक, उसका पहला लेसन देखेंगे और नाम है इसका लास्ट लेसन। लेसन पहला है, नाम है लास्ट लेसन, तो हम फर्स्ट लेसन एज लास्ट लेसन पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये लेसन जो है वो किस बारे में है। ये सारी चीजें अपन देख लेते हैं। देखो ये लेसन जो है वो 1870 के टाइम में सेट है और लोकेशन क्या है? लोकेशन है फ्रांस। आपको मैप दिखाई दे रहा होगा, ये जो एरिया है वो फ्रांस है। यहां की लोकेशन है एक्चुअली में क्या है, 1871 में फ्रांस और पर्सिया के बीच में युद्ध चल रहा था। फ्रांस एंड पर्सिया के बीच में वॉर चल रही थी। अब पर्सिया क्या था, फ्रांस तो देश हो गए, पर्सिया में आता है जर्मनी, पोलैंड और ये जो ऑस्ट्रिया है इसके कुछ हिस्से। ये सारा कंबाइनली, ये कंबाइन रूप में पर्सिया के रूप में जाना जाता था। ठीक है, तो पर्सिया और फ्रांस के बीच में फ्रैंको पर्सियन वॉर चल रहा था। कौन सा वॉर चल रहा था? फ्रैंको पर्सियन वॉर चल रहा था, जिसमें फ्रांस के दो पार्ट्स, दो डिस्ट्रिक्ट्स जिनका नाम था अल्सेस एंड लोरेन, कहां लिख दिया, हाँ ये रहा, अल्सेस एंड लोरेन, दो डिस्ट्रिक्ट्स पे जर्मनी यानी पर्सिया का कब्जा हो जाता है, जर्मनी का कब्जा हो जाता है। ठीक है, अब वहां पे एक आदेश जारी कर दिया जाता है कि इन दो डिस्ट्रिक्ट से, अल्सेस एंड लोरेन ये यहां पर है, ठीक है, तो इन दो डिस्ट्रिक्ट्स में जो स्कूल्स में लैंग्वेज पढ़ाई जाती है वो इतने दिन फ्रेंच पढ़ाई जाती थी, उसको बैन किया जाएगा एंड जर्मन विल बी टोल्ड। और आप क्या पढ़ाओगे? जर्मनी भाषा जो है वो, जर्मन भाषा जो है वो पढ़ाओगे। तो ऐसा एक आदेश जो है वहां पारित हो जाता है, आ जाता है। उस आदेश के आने के बाद में एक स्कूल के एनवायरमेंट में, वहां के लोगों में, वहां के बच्चों में, वहां के टीचर में इसका क्या चेंज आता है, उनकी इमोशंस, उनकी फीलिंग्स कैसे बदलती है, ये हमें इस लेसन में देखने को मिलेगा। साथ ही हमें ये देखने को मिलेगा कि यदि अपन लोग पढ़ाई के प्रति टाइम से सचेत नहीं होते हैं, हम पढ़ाई टाइम पे नहीं करते हैं, तो हमें एक दिन रिग्रेट करना पड़ सकता है। ये चीज हमें इस लेसन के माध्यम से बताई गई है। देखो हमारा नैरेटर जो है उसका नाम है फ्रेंच। क्या नाम है? फ्रेंच, FRANZ। ठीक है, फ्रेंच नाम का हमारा नैरेटर है जो आज सुबह सुबह स्कूल जाने की तैयारी कर रहा है। उसको पार्टिसिपल्स के रूल याद करके जाने थे, क्योंकि इनके टीचर है M हेमल, उन्होंने पार्टिसिपल्स के रूल्स याद करके बुलाया था इनको, जो कि इस भाई साहब को याद है नहीं। ये मेरी तरह है। दूसरी, ये उठा भी लेट, रात को शायद ये कह के सो गया होगा कि भाई साहब सुबह याद कर लेंगे, क्या हो गया है ना, और सुबह उठा 8 बजे 7 बजे, स्कूल का टाइम है, ये ऑलरेडी लेट हो गया है, इसको पार्टिसिपल्स याद नहीं है, लेकिन फिर भी ये स्कूल जा रहा है। अब स्कूल जा रहा है तो इसको डर लग रहा है, ये डरा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये लेट स्टार्ट हुआ था और इसको पार्टिसिपल्स जो है वो याद नहीं है, 2 वजह से ये डर रहा है। तो इसके मन में आता है कि चलो यार स्किप कर देते हैं स्कूल को, क्योंकि इसको टेम्पटेशंस भी दिखाई देती है, वार्म एंड ब्राइट डे आउटसाइड, दीज आर द टेम्पटेशंस, चॉपिंग वर्ड्स, पर्शियन सोल्जर्स ड्रिलिंग बिहाइंड द शो मिल, बिहाइंड द शो मिल पर्शियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे हैं, बर्ड चॉप कर रहे हैं, वार्म एंड ब्राइट डे है। ये सोचता है कि यार उस रूल से तो ये दिन, ये ऐसी नेचर, ये बहुत बढ़िया है, क्यों ना मैं स्किप कर दूं, क्यों ना मैं स्कूल जाऊं ही नहीं, है ना, पंगा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ये कहता है कि मेरे अंदर इसको रजिस्ट करने की पावर थी और मैंने इस टेम्पटेशन को रजिस्ट किया और डिसाइड किया कि मैं कहां जाऊंगा, स्कूल जाऊंगा। और ये भाई साहब रवाना होता है। आगे जब जाता है तो टाउन हॉल, ये टाउन हॉल दिखाई दे रहा है, टाउन हॉल के बगल में एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था। आज के पिछले 2 सालों से जितने भी बुरे ऑर्डर्स आए हैं गांव के लिए, बैड न्यूज जितनी भी आई है, ये सारी की सारी इन लोगों को बुलेटिन बोर्ड से पता चली है। जैसे कि कमांडर्स ऑर्डर्स, लोस्ट बैटल्स, यदि कोई बैटल्स हम लोस्ट कर गए, युद्ध हार गए, वो
कमांडर्स के कोई ऑर्डर्स होते थे, वो ड्राफ्ट्स होते थे। अब ड्राफ्ट्स बैड न्यूज कैसे हुई? ड्राफ्ट मतलब कि मान लीजिए युद्ध का कोई वो चल रहा है, रणनीति चल रही है, उसमें लोगों को बोल दिया है कि आपको जो है वो सैनिकों की तरह सेवाएं देनी है, आना है, लड़ना है, और जब युद्ध खत्म हो जाए तो वापस चले जाना है, नौकरी भी परमानेंट नहीं रहेगी। ऐसे ड्राफ्ट, यानी कि जितनी भी बुरी न्यूज आई थी, न्यूज जो आई थी वो इसी बुलेटिन बोर्ड से आई थी। इसके पास में आज खूब सारी भीड़ इकट्ठा हो रखी थी, तो इसको अचंभा होता है कि यार आज ये क्या है, लेकिन फिर भी इसे ये याद है कि मेरे को तो स्कूल जाना है, तो ये आगे बढ़ जाता है। आगे जाता है तो आगे एक ब्लैक स्मिथ बैठा हुआ है, वो अपना काम कर रहा है, अपने अप्रेंटिस के साथ में काम कर रहा है, और वो इसे कहता है कि हे लड़के, हे बब, डोंट गो सो फास्ट, गो स्लो, आराम से चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आज तुम इतना लेट नहीं हो। ये सोचता है ये मेरी मजाक कर रहा है, इज मेकिंग फन ऑफ मी, और इग्नोर करके स्कूल के नजदीक चला जाता है और एम हेमल के गार्डन तक पहुंच जाता है, जहां से अब इसको स्कूल में एंटर होना है। ठीक है, क्यूरियोसिटी होती है उसे ये देख करके कि क्या अनाउंसमेंट आई होगी, नया नोटिस आया है, और ये जो नोटिस है वो शायद बर्लिन ऑर्डर के बारे में है, जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी इसको कोई पता नहीं है कि नोटिस काय के बारे में है, क्या है, क्यों भीड़ हो रही है। उसके बाद में वेचर के साथ एनकाउंटर होता है और ये आगे चला जाता है। यहां पहुंचने के बाद में ये लड़का सोचता है कि यार मैं चुपके से जाके क्लास में बैठ जाऊंगा। इससे पहले जब ये स्कूल में एंटर करता है तो ये स्कूल में एक अजीब सा एनवायरनमेंट महसूस करता है कि यार आज तो बिल्कुल एकदम शांति छाई हुई है ना, अनयूजुअल साइलेंस है, बिल्कुल शांति छाई हुई है। ऐसा लग रहा है कहीं मैं संडे को तो नहीं आ गया, आज संडे तो नहीं है ना, छुट्टी तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो किसी प्रकार की यहाँ आवाजें आ रही है, ना द वॉइसेस, द साउंड्स ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग डेस्क, आवाज नहीं आ रही, रैपिंग द रूलर ऑन द टेबल्स, वो भी नहीं आ रहा, चैंटिंग वॉइसेस ऑफ रिपीटिंग लेसन्स इन यूनिसन, बच्चों के रिपीट करने की, लेसन्स रिपीट करने की भी आवाजें नहीं आ रही, किसी प्रकार की आवाज आई नहीं रही है। तो ये आज हो क्या गया है स्कूल को, है ना, ये से अजीब लगता है जब वो स्कूल में एंटर करता है। फिर वो सोचता है कि यार मैं चुपके से जाकर के बैठ जाता हूं और किसी को ध्यान ही नहीं पड़े, ऐसे जाके बैठ जाता हूं, लेकिन जाना तो गेट से ही पड़ेगा। और जैसे ये गेट खोल के देखता है तो एम हेमल उसे कहते हैं कि आ जाओ अपनी टेबल पे जाके बैठ जाओ, हम तो तुम्हारे बिना ही पाठ शुरू करने जा रहे थे। अब इतना कहने के बाद में टेबल जंप करके अंदर की तरफ जाके बैठ जाता है। बैठने के बाद में सांस लेता है थोड़ी सी, हाँ बच गया। और फिर जब ये देखता है तो इसे पता चलता है कि यार ये क्या, आज हमारे टीचर ऐसे स्पेशल ड्रेस में कैसे हैं। अब देखो एम हेमल जो है ना, वो एक स्पेशल ड्रेस थी उनकी, जो इंस्पेक्शन डेज या प्राइज डेज पे वो पहना करते थे। उस स्पेशल ड्रेस में क्या था, ग्रीन कलर का कोट पहनते थे वो, फ्रिल्ड शर्ट पहनते थे और ब्लैक सिल्क कैप पहनते थे छोटी सी, जो एम्ब्रॉयडरी की भी होती थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड ब्लैक सिल्क कैप ये पहनते थे। आज उन्होंने वो पहन रखा है। फ्रेंड्स को लगा यार ये क्या है, आज ये स्पेशल भी नहीं है कुछ, फिर आज इन्होंने ये वाली ड्रेस कैसे पहनी। फिर उन्होंने जैसे ही फ्रेंच ने जैसे ही गर्दन घुमाई तो देखा कि पीछे वाली टेबल्स पे बूढ़े लोग बैठे हुए, जो जनरली खाली रहा करती थी, उन टेबल्स पे आज लोग बैठे हुए हैं, विलेजर्स बैठे हुए हैं, जिनमें ओल्ड हाउसर, ओल्ड पोस्टमास्टर, फॉर्मर मेयर, ये सारे बैठे हुए हैं। ओल्ड हाउसर ने एक टोपी लगा रखी है 3 कोने वाली, ठीक है, 3 कोनों वाली टोपी लगा रखी है, हाथ में प्राइमर ले रखा है, प्राइमर बोलते हैं जो एबीसीडी की बुक आती है, पट्टी पाड़ा, है ना, वो ले रखी है। ठीक है, तो ये सारा उसे क्लास में बहुत अलग टाइप में लगता है। ठीक, ये हो गया, काम ग्रीटिंग्स हो गई उसकी, है ना। स्ट्रेंज इन क्लासरूम में देखते हैं हम कि एम हेमल का अटायर का मतलब होता है गणवेश या ड्रेस जो होती है। ये देखिए, ये टोपी लगा रखी है, ग्रीन कोट पहन रखा है, फ्रिल्ड यानी झालरदार शर्ट पहन रखा है, झालर जानते हो ना, हाँ, तो झालर वाला इसने शर्ट पहन रखा है। ये देखिए पीछे ये भाई साहब फॉर्मर मेयर बैठे हुए हैं, फॉर्मर पोस्ट मास्टर बैठे हुए हैं, इधर की साइड इनके ओल्ड हाउसर भी बैठे हुए हैं, टोपी लगाए हुए, प्राइमर ले रखा है उन्होंने हाथ में। ये सारा माहौल उसने क्लास में देखा। अब देखो उसके बाद में प्रेजेंस ऑफ विलेजर्स हमने देख ली है। एक ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वो विलेजर्स क्यों आए थे, है ना, वो आए क्यों थे। तो दे केम टू ऑनर द 40 years ऑफ सर्विस ऑफ एम हेमल, है ना, वो एम हेमल को रेस्पेक्ट देने के लिए
आए थे। एम हेमल को रेस्पेक्ट देने के लिए, उसकी 40 इयर्स ऑफ सर्विस को रेस्पेक्ट देने के लिए आए थे। ठीक है, हाँ एक सेकेंड, ओके। एम हेमल को और उसकी 40 इयर्स ऑफ सर्विस को रेस्पेक्ट देने के लिए आए थे। उसके बाद में एम हेमल अनाउंस करते हैं, उसके बाद में लेसन शुरू होता है। एम हेमल अनाउंस करते हैं, माय फ्रेंड्स आज ये हमारा आखिरी फ्रेंच लेसन है, इसके बाद में मैं यहां से चला जाऊंगा। अब हम आपको फ्रेंच नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि आफ्टर द ऑक्यूपेशन ऑफ पर्सिया, आफ्टर द ऑक्यूपेशन ऑफ जर्मनी, अल्सेस एंड लॉरेन की स्कूलों के लिए ये आदेश आ चुका है कि अब कल से वहां पर फ्रेंच विल बी बैंड एंड जर्मन विल बी टोट। फ्रेंच को बैन कर दिया जाएगा और जर्मन भाषा को पढ़ाया जाएगा। ये आदेश आ चुका है, इसलिए आज ये हमारा लास्ट फ्रेंच लेसन है। और ये बात सुनते ही फ्रेंच के दिमाग के फ्यूज उड़ जाते हैं। ओ तेरी, ये क्या हुआ भाई, मेरे को तो अभी लिखना ही नहीं आता, ढंग से बोलना ही नहीं आता, और लास्ट ये कैसे हो सकता है। फिर उसके दिमाग में आता, भाई दैट मीन्स कि जो बुलेटिन बोर्ड के पास में जो आदमी थे, वो जो भीड़ थी, वो इसीलिए थी, वहां पर वो जर्मन ऑर्डर लगा हुआ है। अच्छा, अरे ये तो पंगा हो गया। वो बहुत ज्यादा रिग्रेट करता है इस चीज को कि मैंने तो पढ़ा ही नहीं। रिएक्शन ऑफ फ्रेंच, फ्रेंच बहुत ज्यादा रिग्रेट करता है, उसे बहुत ज्यादा जो है वो मन में गिल्टी होती है कि यार मैंने तो अपनी लैंग्वेज को जो है वो अभी तक सीखा ही नहीं, और अब जो है वो लैंग्वेज पढ़ाई ही नहीं जाएगी। उसके बाद में एम हेमल जो है वो लैंग्वेज के ऊपर बात करते हैं कि लैंग्वेज जो है वो आपकी की टू प्रिजन है, कल्चरल आइडेंटिटी है ना। की टू प्रिजन बोलते हैं लैंग्वेज को। एम हेमल फ्रेंच के बारे में भी बात करते हैं, फ्रेंच भाषा, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं और बोलते हैं कि दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट क्लियर एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। डिसाइड करिए, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट क्लियर एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, ये फ्रेंच के बारे में एम हेमल के विचार है। और लैंग्वेज के बारे में एम हेमल कहते हैं कि लैंग्वेज इज द की टू योर प्रिजन। जैसे मान लीजिए आपको अंग्रेजों के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया जाता है क्षेत्र को, और आप सभी को पकड़ में जेल में डाल दिया जाता है, तो जब अंग्रेज भाई साहब जो धोलियो जो है वो रोटी ले रहा हुआ थारी खातर, तो सारा बैठ की प्लानिंग कर सका आप की तू टांग पकड़िए मैं को मुंडो भिचूंगो और तू ऊपर गद दी। समझ गया ना। लैंग्वेज टू द प्रिजन, जो ही आयो एक जना ने जी अंग्रेजी बोल पावे, व्हाट आर दे सेइंग, व्हाट आर दे सेइंग, देन यू कैन से कि दे आर सेइंग यू आर लुकिंग गॉर्जियस, यू आर लुकिंग गॉर्जियस, तो क्या ही कहे अंग्रेजों तो कहे, है ना, यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम। ठीक है, अब ये कहो ओ वेल देन ओके ओके, देन पकड़ो पग नाखो नीचो और ऊपर बैठ जाओ सारा, क्योंकि बी के थारली प्लानिंग की समझ में को नहीं आवे। इसलिए लैंग्वेज इज द की टू प्रिजन, ये एम हेमल के विचार है लैंग्वेज के लिए। ठीक है, एम हेमल की स्पीच के बारे में बात करते हैं। फिर एम हेमल जो है वो रिलेशंस के बारे में पूछता है कि कल मैंने आपको काम दिया था, बताओ याद करके आए, और बारी आती है अपने नरेटर फ्रेंड्स की, और ये ऐसे मन में सोचता है कि यार आज ऐसा हो कि मैं एक एक चीज को यूं टका टक सब चीजें बता दूं, फटाक से बता दूं, लेकिन नहीं हो पाता है क्योंकि याद ही नहीं करके आया भाई। जैसे ही पहला वर्ड बोलता है और सारा साफ गड़बड़, बोल ही नहीं पाता। एम हेमल कहते हैं कि देख बेटा ऐसा है, इसीलिए मैं कहता था कि पढ़ ली, लेकिन आप लोगों को कहाँ फुर्सत है मेरी सुनने, है ना। आप लोगों को तो बाहर जाना है, बर्ड्स के बच्चों को वो करना है, पकड़ना है ना, स्लाइड करना है, सार यहाँ पर रिवर का नाम है, सार में स्लाइड करना है, आपको तो जाना है, आप जिम्मेदार हो, आप नहीं सीखे इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो। यदि आपने इस लैंग्वेज को नहीं सीखा है, यदि इस लैंग्वेज में आपका हाथ तंग है, तो इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो, क्योंकि आपने प्रोक्रेस्टिनेट किया है चीजों को। कल सीख लेंगे, क्या हो गया, कल सीख लेंगे, आ गया कल सीख लो, कल से जर्मन सीख लेना, है ना। तो एम हेमल कहते हैं कि आप खुद जिम्मेदार हैं,
आपने इन चीजों को कल पे डाल दिया। आप जो है वो स्कूल में लेसन्स को लेने की बजाय, उनको याद करने की बजाय दूसरे कामों में लग जाते थे, चले जाते थे बाहर। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता है केवल आप जिम्मेदार नहीं हो, जिम्मेदार है आपके माता पिता भी। आपके माता पिता भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम को ज्यादा प्रायोरिटी दी। उन्होंने आपको खेतों पे भेज दिया, उन्होंने आपको मील्स में काम करने के लिए भेज दिया ताकि 4 पैसे आप कमा सके। पढ़ाई को महत्व नहीं दिया उन्होंने, और उन्होंने महत्व नहीं दिया, इसकी वजह से हालात ये है कि आज आप लैंग्वेज भी नहीं सीख पाए। आप आपकी खुद की लैंग्वेज, इवन आप कहते हो कि मैं फ्रांस का हूं, मैं फ्रेंच हूं, लेकिन आपको आता क्या है? क्या आप फ्रेंच बोलना जानते हैं? क्या आप फ्रेंच लिखना जानते हैं? नहीं, नहीं आता। और न सिर्फ आप खुद, न सिर्फ आपके माता पिता, जब बल्कि जिम्मेदार हूं मैं भी। एज बीइंग ए टीचर विद ऑनेस्टी, मैं भी ये कह रहा हूं कि मैंने भी कई बार छुट्टियां दी है आपको, मैंने भी कई बार अपने गार्डन के पौधों को पानी देने के लिए भेजा है आपको, तो मैं भी जिम्मेदार हूं। यूनियन में हम सारे जिम्मेदार हैं, हम सभी की एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके पीछे कि हम नहीं सीख पाए। ये रिफ्लेक्शन जो है वो एम हेमल के द्वारा डाला जाता है, बताया जाता है क्लास में, और उसके बाद में लैंग्वेज के ऊपर बताते हैं कि दिस इज द कल्चरल आइडेंटिटी, दिस इज द की टू योर प्रिजन, दिस इज द मोस्ट क्लियर लैंग्वेज, मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, है ना। एम हेमल की कंप्लेंट होती है, पेरेंट्स की चॉइसेस के बारे में बताया जाता है। एम हेमल खुद एक्सेप्ट करते हैं कि मैं खुद जो है वो जिम्मेदार हूं, इसीलिए आप लैंग्वेज नहीं सीख पाए। उसके बाद में ग्रामर के लेसन होते हैं। एम हेमल आज जो है वो कुछ सीट्स लेकर के आए थे इनके लिए, ये कह रहे हैं कि कुछ सीट्स जो है वो लेकर के आए हैं एम हेमल, जिसपे फ्रांस, अल्सास, फ्रांस, अल्सास एक राउंड हैंडेड राइटिंग में लिखा हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये कह रहा है कि ये सीट्स ऐसे लग रही थी जैसे कि कोई फ्लैग्स जो है, फ्रांस के फ्लैग्स वो फ्लोट कर रहे हो, हवा में फ्लोट कर रहे हो एवरीवेयर, हर जगह ये सीट्स दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे फ्रांस का झंडा जो है, फ्लैग्स जो है, कुछ फ्लैग्स जिसपे ये लिखा हुआ है, वो हवा में फ्लोट कर रहे हो। सारे के सारे लोग एकदम चुप है। हिस्ट्री का लेसन होता है, बच्चों के द्वारा बा बे बी बो वू ये रिसाइट किया जाता है। सब एकदम बिल्कुल कंसंट्रेशन है, शांति है, बिल्कुल शांति है क्लास में, कोई कुछ नहीं बोल रहा। इवन कुछ बीटल्स आती है, उनको भी सिर्फ इग्नोर किया जाता है, वो भी आकर के चली जाती है ना। एकदम शांति छाई हुई है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। आवाज यदि आ रही है तो केवल आ रही है स्क्रैचिंग द पेन्स ऑन द पेपर्स, केवल पेन के चलाने की आवाज आ रही है, जो पेपर पे पेन चलाए जा रहे हैं उनके स्क्रैच करने की आवाजें आ रही है, बाकी कोई भी आवाज नहीं आ रही है। और इसके अलावा एक आवाज आती है ऊपर से कबूतरों की, कबूतर बोलते हैं, है ना। तो फ्रेंच मन में सोचता है कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन टू द पिजन्स, या वो अब कबूतरों को भी जर्मन में गवाएंगे क्या। ये हमें शो करता है कि किस प्रकार इनके ऊपर एक फोर्स्ड कल्चरल चेंज लाया जा रहा है, फोर्स करी जा रही है दूसरी कल्चर को, दूसरी लैंग्वेज को। ये बोलता है कबूतरों के लिए कि क्या अब कबूतरों को भी जर्मन में गाना पड़ेगा, क्या उनको भी अपनी मदर टंग को छोड़ना पड़ेगा, हमसे तो छुड़वा देंगे, उनका क्या करोगे। ये सीन वहां पर चलता है। उसके बाद में ओल्ड हाउसर जो है वो, उसकी बारी आती है और वो खड़ा होता है, बोलता है, बोल नहीं पाता, वो अपनी प्राइमर को लिए हुए है, बड़बड़ा रहा है, रो रहा है, आवाज जो है उसकी ट्रेम्बल कर रही है। और ये एक बहुत ही फनी सीन होता है क्लास के लिए। सबको लगता है कि हंसी सी आती है, अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हंसें कि रोएं, करे क्या, है ना। ये फनी सीन होता है, ठीक है। उसके बाद में एम हेमल की तरफ ये जैसे ही राइटिंग से ऊपर नजर उठा करके देखता है, एम हेमल की तरफ देखता है, तो एम हेमल देख रहा हर एक चीज को, कभी इधर देख रहा है, बाद में ये देख रहा है, बाद में ये देख रहा है, बाहर के गार्डन को देख रहा है, हॉफवाइन को देख रहा है। क्यों? क्योंकि इसने इस स्कूल में 40 साल सर्विस करी है, और उस 40 साल में ये जो सराउंडिंग है, ये जो एनवायरनमेंट है, उसे बहुत ज्यादा जुड़ाव हो चुका है। अब ये ऐसा चाहता है कि इन सभी चीजों को, इन सभी सारे एनवायरनमेंट को मैं अपने दिल में बसा के ले जाऊं, हर एक चीज को वो बारी से देख रहा है, बहुत कंसंट्रेशन के साथ में। न सिर्फ वो ऐसे कंसंट्रेट कर रहा है, बल्कि आज उसकी पढ़ाने की, एम हेमल जो हमारे टीचर हैं, फ्रेंच के जो टीचर हैं, उसकी आज का पढ़ाने का जो तरीका है वो भी बहुत अलग है।
बहुत सीरियस होकर के पढ़ाना चाह रहे हैं। वो ऐसा चाह रहे हैं कि मेरे को जो कुछ भी आता है वो सारा का सारा मैं इन बच्चों को दे दूं। ऐसा एक माहौल बना हुआ है, बहुत ही शांत माहौल, बहुत ही गमगीन माहौल बना हुआ है। धीरे से ये फ्रेंड सोचता है कि यार क्या होगा, एम हेमल पे क्या बीत रही होगी। इसमें चेंज आ जाता है। चेंज क्या आ जाता है, ये अपनी बुक्स जो आज तक इसे भारी लगती थी, बर्डन लगती थी, उनसे प्रेम करने लग जाता है। ग्रामर की, हिस्ट्री की ये बुक्स जो है वो फ्रेंड्स लगने लग जाती है ना। और एम हेमल खुद, एम हेमल जो है वो भी जब ये सोचता है, इतने दिन एम हेमल से नफरत करता था ये कि यार ये क्या है, टीचर है, ठोकता पीटता रहता है, मारता रहता है, डंडा रखता है, डांटता रहता है। वो भी आज इसे अपने दोस्त की तरह लगने लग जाता है कि यार गलत है ना। लास्ट मोमेंट में इतना ज्यादा इमोशनल सीन हमें दिखाया गया है कि बहुत ज्यादा इमोशनल सीन दिखाया गया है। लास्ट में होता है क्या है, चर्च का जो घंटा है वो बज जाता है, 12 बजे का साइन हमें दिखाया गया है, 12 बजे का घंटा बज जाता है। एंड देन 12 बजे के बाद में अब जो है वो क्लास को पूरी करनी है, क्लास ओवर हो गई है, क्लास खत्म हो गई है। एम हेमल कहना चाह रहे हैं कि माय फ्रेंड्स आए आए, और बोल नहीं पाते। ऐसा लगता है जैसे गला चोक हो गया उनका, कुछ कोई चीज है जिसने गले को चोक कर दिया हो, गला चोक हो जाता है और वो पीछे की तरफ दीवार पे सर रख करके और ऐसे इशारा करते हैं, क्लास इज ओवर, यू मे गो नाउ, ऐसे इशारा करते हैं कि क्लास जो है वो पूरी हो गई है और अब आप जा सकते हो। तो ये था दोस्तों हमारा लेसन, बहुत ही प्यारा लेसन था, बहुत ही सीख देने वाला लेसन था। कंसंट्रेशन की हमने बात कर ली है, पिजन्स की बात कर ली है, फाइनल लेसन की हमने बात कर ली है। जस्ट 1 सेकेंड, सॉरी, ये हो गया है। लुक सेट एवरीथिंग ये हमने देख लिया है, एक्टिविटीज को देख लिया है, क्लोजिंग मोमेंट को हमने देख लिया है और क्लास के डिसमिजल को हमने देख लिया है। बाद में हम देखते हैं इस लेसन के माध्यम से हमें क्या थीम्स कन्वे करी गई है। एक मोटी थीम तो बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास, आप एक स्टूडेंट हैं और एक स्टूडेंट के होने के नाते एक सबसे बढ़िया और सबसे बड़ी थीम जो है वो आपको इस लेसन के माध्यम से ये देना चाह रहे हैं कि आप चीजों को टाइम से पढ़िए। हम जो है वो अपनी पढ़ाई के प्रति सीरियस नहीं होते हैं, लापरवाह हो जाते हैं और प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, चीजों को कल के लिए छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, ऐसे करके एग्जाम आ जाते हैं और लास्ट टाइम में जाकर के हम पर बर्डन आ जाता है, स्ट्रेस भी होता है ना, हमें ये समझ में आता है कि क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं, बहुत ज्यादा परेशानी होने लगती है लास्ट टाइम में जाकर के। इससे बढ़िया है कि आप टाइम से चीजों को याद कर लें, टाइम से चीजों की पढ़ाई कर लें, है ना। इसलिए ये पहला लेशन है, नाम तो इसका लास्ट लेशन है लेकिन ये पहले ही आपके डाल दिया गया है ताकि आप शुरू से ही ये एक हैबिट बना लें कि आज हमें जो है वो अपना काम टाइम पे करना है, जैसे लेशन हुआ कंप्लीट करिए उसे, है ना। क्योंकि लास्ट टाइम में जाकर के आप फिर स्ट्रेस के नीचे दब जाओगे, आपको ये समझ ही नहीं आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं क्या करूं। पहली थीम तो ये। दूसरी थीम हमें दिखाई गई है कि एक लैंग्वेज और एक कल्चर का जब लॉस होता है ना, जब हमारे ऊपर दूसरी लैंग्वेज या दूसरी कल्चर को थोपा जाता है तो हमारे इमोशंस कैसे होते हैं, ठीक है। इसलिए हमें जरूरत है हमारी लैंग्वेज को बनाए रखने की, हमें लैंग्वेज सीख के रखने की जरूरत है। रिग्रेट एंड रिफ्लेक्शन दिखाया गया है कि जब हम कोई काम प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं और लास्ट में जब ऐसा माहौल बन जाता है कि अब हम वो काम कर ही नहीं पाएंगे तो हमें किस प्रकार रिग्रेट होता है, ये हमें शो किया गया है इस लेसन के माध्यम से। देशभक्ति शो करी गई है, किस प्रकार फ्रेंच जो है वो अपने देश से, अपनी लैंग्वेज से प्यार करने लगता है, किस प्रकार एम हेमल जो है वो अपने स्कूल से, उस एरिया से, फ्रेंच लैंग्वेज से, फ्रांस से, वाइव फ्रांस वो लास्ट में लिखता है, मैं बताना आपको भूल गया था, वो जब ऐसे होता है बोल नहीं पाता तो वो बोर्ड पे सिर्फ एक सेंटेंस लिखता है और वो है वाइव ला फ्रांस, वाइव ला फ्रांस, बस इतना सा लिख देता है ना, वाइव ला फ्रांस। ठीक है, आप ये देखिएगा, वाइव ला फ्रांस का मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद, लॉन्ग लिव फ्रांस, इसका मतलब क्या होता है, लॉन्ग लिव फ्रांस, ये मतलब होता है। ठीक है, तो ये हमें पेट्रियोटिज्म दिखाया गया है इस लेसन के माध्यम से। ये हमारी थीम्स थी। अब हम रूट चार्ट देखेंगे। देखो कोई भी लेसन जब अपन पढ़ते हैं ना, कोई भी लेसन हम पढ़ते हैं तो उसके कुछ की पॉइंट्स होते हैं, कुछ स्टॉप पॉइंट्स होते हैं।
यानी हमें वहां स्टॉप लेना है, वहां स्टॉप लेना है, उसके बाद में वो पॉइंट देखना है, उसके बाद में वो पॉइंट देखना है। तो ये रूट चार्ट हमने आपको बना के दिया है, जिसके माध्यम से यदि आप लास्ट टाइम रिवीजन करेंगे, लेशन आपने पढ़ रखा है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक रूट चार्ट देखना है और आप तय करिए, आपके पॉइंट्स को तय करिए कि क्या ये मुझे पता है, क्या ये मेरी चीजें तैयार है। और यदि ये कंप्लीट रूट चार्ट आपका तैयार है, इट मींस कि आपका कंप्लीट लेशन तैयार है। आप इसे तैयार करिए। जैसे इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन में फ्रैंको पर्शियन वॉर के बारे में हम देखेंगे, कब सेट हुआ था, क्या एक्चुअल में हुआ था, इंट्रोडक्शन में ये कंप्लीट आ जाएगा। ठीक है, आपको पता है 1870-71 की बात है, फ्रैंको पर्शियन वॉर की बात है। अल्सेस एंड लोरेन जो है उस पे जर्मनी का, पर्शिया का कब्जा हो चुका है और वहां की स्कूलों में अब जर्मन पढ़ाई आ चुका है। बात हो गई इंट्रोडक्शन की। फ्रेंच क्यों डर रहा है, दो चीजें थी, एक तो वो लेट हो रहा है और दूसरा पार्टिसिपल्स के रूल उसे याद नहीं है। उसके बाद में टेम्पटेशंस उसे क्या दिखाई देती है, वार्म एंड ब्राइट डे, चॉपिंग बर्ड्स, पर्शियन सोल्जर्स ड्रिलिंग बिहाइंड द शो मिल, ये सारे सारे टेम्पटेशंस उसे दिखाई देते हैं। लेकिन वो आगे जाता है और बुलेटिन बोर्ड के पास में भीड़ दिखाई देती है। बुलेटिन बोर्ड के बारे में आपको पूछा जा सकता है, बुलेटिन बोर्ड क्या है। बुलेटिन बोर्ड पिछले 2 सालों में जो भी बुरी खबरें हैं, चाहे कमांडर्स के ऑर्डर्स हो गए, चाहे लॉस्ट बैटल्स हो गए, चाहे ड्राफ्ट्स हो गए, वो सारे के सारे बुलेटिन बोर्ड से ही आए थे। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद में वो आगे जाता है, वेचर से एनकाउंटर होता है, वो कहता है आराम से चले जाओ। स्कूल का एनवायरनमेंट वो बता रहा है कि वहां पर संडे मॉर्निंग के बिल्कुल जैसा संडे मॉर्निंग होता है वैसे होता आज था। कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, कोई भी डंडे की आवाज नहीं थी, कोई भी रिपीटिंग लेसन्स की आवाज नहीं थी, है ना, किसी भी प्रकार की क्लोजिंग एंड ओपनिंग डेस्क की आवाज नहीं थी। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये देन एम हेमल के अटायर के बारे में हमें बताया गया है। क्लास स्कूल एनवायरनमेंट में आप क्लासरूम का एनवायरनमेंट भी देखोगे, है ना। क्लासरूम के एनवायरनमेंट में यदि अपन बात करें तो एम हेमल का जो ड्रेसिंग सेंस था वो अलग था, है ना। पीछे की तरफ, पीछे की जो क्लास में बेंचें खाली पड़ी रहती थी, उन बेंचों पे आज विलेजर्स प्रेजेंट थे। ये सारा अलग था, बिल्कुल एकदम शांति थी। एम हेमल के अटायर के बारे में आपको पूछा जा सकता है। ग्रीन कोट पहन रखा था, फ्रिल शर्ट पहन रखा था, ब्लैक सिल्क कैप लगा रखी थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड ब्लैक सिल्क कैप लगा रखी थी। विलेजर्स कौन कौन थे, ओल्ड हाउसर थे, और फॉर्मर पोस्ट मास्टर थे, फॉर्मर मेयर थे, और इसके अलावा और विलेजर्स जो थे वो थे। ठीक है, एम हेमल क्या अनाउंस करता है, दिस इज द लास्ट लेशन। एम हेमल की अनाउंसमेंट होती है कि आज हमारा ये लास्ट लेशन है, इसके बाद में जर्मनी के बर्लिन ऑर्डर के आधार पे यहाँ पर जर्मन जो है वो पढ़ाई जाएगी। तो एम हेमल का अनाउंसमेंट होता है। उसके बाद में इससे क्या इफेक्ट होता है उस बच्चे के ऊपर, वो अपनी किताबों से प्रेम करने लग जाता है, वो एम हेमल को पसंद करने लग जाता है, वो चेंज हो जाता है, वो रिग्रेट करता है कि यार मैंने क्यों फ्रेंच लैंग्वेज को प्रोक्रेस्टिनेट किया, मैंने क्यों टाइम से नहीं सीखी। फिर एम हेमल ब्लेम करते हैं कि तुम जिम्मेदार हो, तुम्हारे पेरेंट्स जिम्मेदार हैं और मैं खुद जिम्मेदार हूं। तो ये एम हेमल का ब्लेम हो गया। एम हेमल के लैंग्वेज के ऊपर व्यूज क्या थे, लैंग्वेज इज द की टू प्रिजन, ये एम हेमल कहते हैं। फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एम हेमल के क्या विचार थे, फ्रेंच इज द मोस्ट लॉजिकल, मोस्ट क्लियर एंड मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, ये विचार थे। ठीक है, कौन कौन से लेसन्स पढ़ाए गए थे, ग्रामर के लेसन्स पढ़ाए गए थे, हिस्ट्री का लेसन्स पढ़ाया गया था, पार्टिसिपल्स पे पूछे गए थे, है ना। फनीएस्ट सीन क्या था, जब ओल्ड हाउसर जो है वो ट्रेमलिंग वॉइस में बोल रहा है, उसकी वॉइस ट्रेम्बल कर रही है, तो वो सबसे फनीएस्ट सीन था इस क्लास का। फाइनल फेयरवेल की अपन बात करें तो लास्ट में जो है एम हेमल जो है वो बोल नहीं पाते हैं और बोर्ड पे लिख देते हैं वाइव ला फ्रांस लिख देते हैं, और उसके बाद में एक जेस्चर करते हैं कि क्लास इज ओवर, यू मे गो नाउ। ये फाइनल फेयरवेल था। देन थीम्स की हमने बात करी थी कि इसमें कौन कौन सी थीम्स जो है वो यूज करी गई है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होनी चाहिए, पेट्रियोटिज्म होना चाहिए, लैंग्वेज एज ए कल्चरल आइडेंटिटी, हेरिटेज, ये हमें थीम्स जो है वो बताई गई थी। और यदि आपका रूट चार्ट में साइड में हो जाता हूं, यदि आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो ये रूट चार्ट यदि आपका तैयार है, आप एक टिक्स लगाइए, ये लिखिए पहले अपनी कॉपी में, और उसके बाद में सारे के सारे टिक करते जाइए कि क्या ये रूट चार्ट मेरा कंप्लीट तैयार है। यदि ये रूट चार्ट आपका कंप्लीट तैयार है, देन की आपका लेशन कंप्लीट तैयार है। तो ये था हमारा आज का लेशन दोस्तों। अगर आपको एप्लीकेशन पे कंप्लीट कोर्स लेना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा हमारा, जो इसी तरीके से कंपोजिशन हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ग्रामर हो गई, टेक्स्ट बुक दोनों हो गई, वो सारे कवर किए हुए हैं, सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। साथ ही यदि आपको हिंदी से इंग्लिश बनाना नहीं आता तो ट्रांसलेशन का कोर्स जो है वो भी आपको मिल जाएगा। साथ ही यदि आपको 12th की कंप्लीट बुक चाहिए, जो माइंड मैप में आपको पढ़ा रहा हूं वो हमारी कंप्लीट बुक चाहिए, इसके साथ में कंप्लीट गाइड चाहिए,
तो भी आप एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हैं। और यदि आपको ऑर्डर करना है तो 1 सेकेंड में लिख देता हूं, दोबारा लिखता हूँ, रुको, 9588914177 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, है ना। आपको जो बुक है वो आपके एड्रेस पे भेज दी जाएगी, बुक ले सकते हैं। इसके अलावा एफिशिएंसी का ग्रामर का कोर्स हमारा एप्लीकेशन पे पड़ा हुआ है, वो ले सकते हैं। ट्रांसलेशन वगैरह की सारी चीजें आपको जब एप्लीकेशन को विजिट करेंगे तो आपको सारी चीजें वहां पर मिल जाएगी। तो यदि आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इस वीडियो को यदि आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो, और एप्लीकेशन पे देख रहे हैं तो आनंद कीजिए, आनंद लीजिए अपनी स्टडी का और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, तो मिलता हूं मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।